Hello dear students, this is your teacher श्याम वशिष्ठ। बीकॉम फाइनल ईयर के आपके 6 सेम के एक पेपर इंटरनेशनल मार्केटिंग के तहत हमने इंटरनेशनल प्राइसिंग का चैप्टर आपको शुरू करवाया था और उसकी इंट्रोडक्टरी जो चीज़ें थी वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक इस तरह की मॉनेटरी वैल्यू है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में एक क्रेता विक्रेता को देता है, यानी बायर सेलर को देता है। और उससे हमने आगे ये बात की थी कि कौन कौन से प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और किस तरह से इसका निर्धारण होता है। लेकिन जो 4 पी हैं, 4 पीज, प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, उसमें से हम बात कर चुके हैं प्रोडक्ट की, हम प्राइस की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कीमतें निर्धारित होती हैं, प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को, और क्या प्राइस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस देश में कितना होना चाहिए, किस स्तर पे कितना होना चाहिए, प्रॉफिट्स उसमें कैसे जोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन, उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो वी कम टू द पॉइंट। आज का लेक्चर जो हम करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि कीमत के निर्धारण को प्रभावित करते हैं, यानी जिनके आधार पर हम, जिनको ध्यान में रख के हम कीमत का निर्धारण करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जब तक हमें कॉस्ट का पता नहीं होगा तब तक हम प्राइस ज्ञात ही नहीं कर सकते, प्राइस निर्धारित नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी कौन सी कॉस्ट, ये देखना पड़ेगा। कॉस्ट में देखिए, इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी अगर आप ये मान के चलें कि आपकी जो मटेरियल की और लेबर की या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, और उसमें आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जोड़ दीजिए, ये सारी मिला करके फिक्स्ड और वेरिएबल टाइप की जो कॉस्ट है आपकी, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट में आप एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप इसमें जोड़ते हैं, और ये जो टोटल आता है ये है आपका सेलिंग प्राइस। और नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने सेल करनी है उनसे आप इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, देन यू विल बी एबल टू रीच टू योर पर यूनिट सेलिंग प्राइस। तो आपका ये विक्रय मूल्य प्रति इकाई या पर यूनिट आपका आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो जो फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट हैं वो सारी की सारी उसमें आएंगी, इंक्लूडिंग योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, विच इज़ योर प्राइम कॉस्ट। और इसमें ओवरहेड्स हम तीनों तरह के जोड़ेंगे। वो ओवरहेड्स कौन से हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, देन योर ऑफिस ओवरहेड्स हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। ये है सीधा साधा तरीका टोटल कॉस्ट को ज्ञात करने का। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इसको पढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो इनके अतिरिक्त ये बढ़ जाएंगी, हालांकि इन्हीं हेड्स में वो सारी की सारी आएंगी। तो वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं? जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में आप सर्वे करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, उसके खर्चे होते हैं, एक्सपोर्ट का लिटरेचर आपको बनाना पड़ता है। हर देश में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे जर्मनी में आप एक्सपोर्ट करते हो तो जर्मन भाषा में लिटरेचर छपवाना पड़ेगा। चाइना में करते हो चाइनीज़ में आपको करना पड़ेगा अपना लिटरेचर पब्लिश, और उसी तरह से फ्रांस में कर रहे हो तो फ्रेंच में करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट लिटरेचर का खर्चा आपका बढ़ेगा।
और उसके बाद आपका जो विज्ञापन का खर्चा है हर देश का, वो अलग अलग तरीके से, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, लैंग्वेजेस हैं, लिंग्विस्टिक्स का खर्चा आपका बढ़ेगा, हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके इंटरनेशनल, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस ट्रैवल के आपके एक्सपेंसेस होंगे, इंटरनेशनल आपके पोस्टेज और कम्युनिकेशन पे जो खर्चा होगा, आपका जहाज़ का जो फ्रेट है, जो रास्ते का जो आपका इंश्योरेंस चार्जेस हैं, वो सारा, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट है। इसके साथ साथ आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टैक्सेस का जो सिस्टम है, या आपने एक्सपर्ट्स या एजेंट्स को जो आपने कमीशन दिया या उनकी फ़ीस दी, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के चार्जेस हैं, या क्रेडिट आपकी जो लिमिट है उसको बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, प्रमोशन में आपको, इंटरनेशनल मार्केटिंग के प्रमोशन में आपको खर्चा देना पड़ता है, या एक्सचेंज रेट जब उसमें बदलाव होता रहता है, आपको पता है कभी रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, एंड सो ऑन। हर देश में अलग अलग मुद्राएं होती हैं। वेयर हाउसिंग का खर्चा है, कस्टम क्लियरेंस और ब्रोकर फीस, या विदेशी आपके एजेंट हैं। ये दुनिया भर के इस तरह के खर्चे हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में कॉस्ट की, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें ये हम ध्यान में रखते हैं। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि फुल कॉस्ट अप्रोच एक तो आती है। फुल कॉस्ट अप्रोच में तो हम क्या करेंगे, आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, और जिसमें आपके सारे के सारे आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दिया है, वो टोटल कॉस्ट हम शामिल कर लेते हैं। और दीर्घकाल में हम इस तरह की एक स्ट्रेटजी जो प्राइसिंग की है उसको अपनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को भी, जब हम मार्केट में प्रवेश कर रहे होते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को हम अपनाते हैं। और ये विधि क्या है, इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट को तो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। शॉर्ट टर्म में हम लो प्राइसेस के कारण, लो प्राइस रखने के कारण, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन की स्टेज पे होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस को हम उसमें डालेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम बाद में एब्जॉर्ब करेंगे कंट्रीब्यूशन की जहां बात आएगी। तो इस तरह से ये पहला जो फैक्टर है वो है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, उसमें तो हम अपना जो प्रॉफिट का मार्जिन है उसमें डालेंगे। देन डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड अलग अलग तत्वों पर निर्भर करती है। अलग अलग ग्राहकों की संख्या, उनकी पसंद, रुचि, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी अलग से उनके लिए, आपके लिए कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एजेंसीज़ हैं, कॉम्पिटिटिव आपकी और संस्थाएं होंगी ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने वाले, या अलग अलग प्रोडक्ट्स की आपकी प्राइस और क्या है ऐसे ही जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, या जो आपके कंज्यूमर हैं वो क्या ख़रीदना चाहते हैं, उनकी पसंद क्या है, उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिमांड को प्रभावित करती हैं। और डिमांड अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कीमत रख सकते हैं, और डिमांड अगर कम है तो आपको कम प्राइसिंग पॉलिसी वाला मामला रखना पड़ेगा। देन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, वैधानिक प्रावधान होते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि विदेशी बाज़ार में कीमत निर्धारण आप सरकारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही करेंगे। सरकार के जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम हैं, हर देश के अलग अलग होते हैं। तो जो फ्लोर प्राइसेस है या प्राइस सीलिंग है, यानी मिनिमम आपने कीमत रखनी है या अधिकतम रखनी है, या बीच में, या कोई मेजबान देश में आप जब जा रहे हैं तो डंपिंग एक चीज़ होती है। डंपिंग क्या होता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आमतौर पे मल्टीनेशनल या ग्लोबल कंपनी जो होती हैं, वो जो मेजबान देश है यानी जो होस्ट कंट्री हैं, उसके प्रोडक्ट को आउट ऑफ मार्केट करने के लिए वो कम प्राइसेस में, कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि कॉस्ट से भी कम में वो माल को बेचना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं डंपिंग। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर नज़र में ये चीज़ आ जाती है तो इसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो डंपिंग की सिचुएशन अगर आती है
तो प्राइसेस अलग होंगे। टैरिफ, कस्टम ड्यूटी क्या हैं, देशों के अलग अलग टैक्सेस क्या हैं, उनके अलग अलग ट्रीटीज़ क्या हैं, और सरकार अगर इसी तरह के प्रोडक्ट बेच रही है तो उसकी कीमत क्या है, क्या कोई प्राइस के लिए किसी तरह की कोई ब्रैकेट निर्धारित कर रखी है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं तो उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। देन लेवल ऑफ कंपटीशन इन होस्ट नेशन, मेज़बान देश जो भी हैं वहाँ प्रतियोगिता का, प्रतिस्पर्धा का स्तर क्या है, यानी इसी तरह की जैसे आपके प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं तो वहाँ पे किस तरह का कंपटीशन आपको मिलता है। अगर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो आप अच्छी बड़ी कीमत रख सकते हैं, ज़्यादा कीमत रख सकते हैं, वरना आपको प्राइसेस कम रखने पड़ेंगे। देन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द होस्ट कंट्री, देखिए देखना पड़ेगा कि लोगों की कार्य क्षमता, क्रय क्षमता, जीवन स्तर है ना, वहाँ की पर कैपिटा इनकम, वहाँ की नेशनल इनकम, वहाँ बूम है या वहाँ ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, क्या है ये देखना पड़ेगा। जो भी मार्केट की कंडीशंस हैं वो डिप्रेशन में है या रिसेशन में है या एकदम तेज़ी की स्थिति में है, तो उस देश की आर्थिक दशाएं देख करके उस देश के लिए आपको प्राइस निर्धारित करना पड़ेगा। देन एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, हर देश की मुद्रा की कीमत अलग होती है। एक डॉलर की कीमत कितने रुपए है, एक यूरो की कीमत कितने रुपए है, एक पौंड की कीमत कितने रुपए है, और अरेबियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ दिरहम चलता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जो आपकी मुद्रा है उनकी कीमत हमारे देश के रुपए से बहुत ज़्यादा है, और कुछ देश इस तरह के हो सकते हैं जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, इनकी करेंसी हमसे सस्ती है। तो हमें जो प्राइस है उनकी एक्सचेंज रेट के हिसाब से रखना पड़ेगा। देन इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना है, प्रवेश करना है, अधिकतम लाभ है, या अपनी छवि का निर्माण करना है। तो आप जैसा उद्देश्य होगा उसके हिसाब से आपको समझौता करना पड़ेगा प्राइसिंग के साथ। देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जैसे देखिए UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके तहत बहुत सारे समझौते, जो नियम हैं, इनकी शर्तें हैं, उसके हिसाब से देशों के बीच में समझौते होते हैं। इन समझौतों के बाहर जा कर के अगर आप काम करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ इलीगल हो जाएगी, तो वैसा आप नहीं कर सकते। देन डिफरेंस इन प्राइस परसेप्शन ऑफ द कस्टमर, देखिए कई बार हम ये सोचते हैं कि मेड इन चाइना चीज़ ख़राब होती है, मेड इन जापान या मेड इन US से बहुत अच्छी होती है, और UK की चीज़ के लिए एक ग्राहक ज़्यादा पैसा देना शुरू कर देगा या मान जाएगा उसमें। चाइना की चीज़ के लिए सोचेगा कि सस्ती ही होगी, यूज़ एंड थ्रो होगी। तो प्राइस परसेप्शन हो जाता है हर कंट्री के बारे में। तो इंडिया के बारे में, जिस देश में हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट के बारे में वहाँ परसेप्शन क्या है, उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग उसकी करनी पड़ेगी। देन इमेज ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड द कंट्री, जो आपकी छवि है दूसरे देश में, इमेज है, उस इमेज के हिसाब से, अगर इमेज आपकी अच्छी है, पॉजिटिव है, तो आप हाई प्राइसिंग ब्रैकेट में भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हैं। और अगर इमेज आपके प्रोडक्ट की या आपकी कंपनी की अच्छी नहीं है तो आपको लो प्राइसेस में काम चलाना पड़ेगा। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यदि जो मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति है या संस्था है या कंपनी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत इनोवेटिव है, अलग किस्म का है, यूनिक है, तो उसमें जो प्रतियोगी संस्थाएं हैं उनकी तुलना में आप उसके रंग में, डिज़ाइन में, पैकेजिंग में बहुत अच्छे तरीके से आप गारंटी वारंटी 100 तरह की चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, जिससे आप हाई प्राइस, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके आप, यानी हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, इसमें एक एक्स फैक्टर है, इस तरह की बात करके आप उसके प्रोडक्ट को के प्राइस को आप ज़्यादा रख सकते हैं। देन प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप, देखिए कीमत में और क्वालिटी में एक सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन है।
अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप कीमत ज़्यादा रख सकते हैं, क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं है तो उसके हिसाब से आपको कीमत कम रखनी पड़ेगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जब आप एक देश से दूसरे देश में सामान भेजते हैं तो उस कॉस्ट में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ज़रूर आएगी, क्योंकि भौगोलिक दूरी, अब देखिए एक तो आपको माल भेजना हो अमेरिका इंडिया से और एक माल आपको भेजना हो श्रीलंका, तो नेचुरली जो अमेरिका यूएस में जो हम भेजेंगे, एक तो वो डेवलप्ड कंट्री है, दूसरा उसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है, दूरी इतनी ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमेरिका भेजने की ज़्यादा होगी तो वहाँ प्राइसिंग भी ज़्यादा होगी, और श्रीलंका में जो हम कीमत रखेंगे प्रोडक्ट की नेचुरली वो कम रखेंगे। देन क्रेडिट टर्म्स, जो क्रेडिट टर्म्स हैं दूसरे देशों की, वहाँ जो हम माल भेज रहे हैं वहाँ के डीलर्स को, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं या कैश पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कितने महीने का कितने समय का वो रखते हैं, उसके हिसाब से अगर क्रेडिट ज़्यादा समय का तो नेचुरली हम ज़्यादा कीमत रख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम इंटरेस्ट को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा पैसा ब्लॉक होने की स्थिति में आ जाता है। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे गारंटी वारंटी, आपने उसके बाद रिपेयर की सुविधा दे दी, या आपने जो कल पुर्जे हैं उसके कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अब आपने फ्री गिफ्ट्स दे दी हैं साथ में, या आपने ये कह दिया कि प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, या कम से कम 2 साल की मैन्युफैक्चरिंग इसकी वारंटी है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो शर्तें आप जितनी डालते हैं उसमें, जितनी आप आफ्टर सेल सर्विसेज उसको प्रोवाइड करते हैं, उतना उसकी प्राइसिंग को हम हाई लेवल की ब्रैकेट में डाल सकते हैं। और अगर हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, गारंटी वारंटी से दूर रखते हैं, तो नेचुरली हमें उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम ब्रैकेट वाली प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल प्राइसिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, और अगले जो लेक्चर है आपका उसमें हम आपकी इंटरनेशनल प्राइसिंग की जो डिटर्मिनेशन की जो प्रोसीजर है उसके स्टेप्स हैं वो हम आपको बताएंगे। आज के लेक्चर में आपको मैंने बताया कि व्हाट आर द फैक्टर्स which influence the pricing or the determination or the how they affect the pricing in international marketing, what are the factors, तो उनके बारे में हमने आज आपसे बात की है। आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।